लंच के लिए बैठते हैं तो ये क्या करती है, खाना खाते खाते निवाला बना के अपने मियाँ के मुंह पे मल लेती है। अब जब मलती है तो उसकी माँ भी देखती है, बाप भी देखता है, दोनों को गुस्सा आ जाता है। बोला ये तुम क्या हरकतें कर रही हो। Alright friends, अस्सलाम वेलकम टू yet another द भूत शो। द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूं आशी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टोरी टेलर डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी फॉर द लास्ट स्टोरी, इस पर थोड़ा सा नॉइज़ आ गया था, थोड़े ग्लिचेस आ रहे थे, लेकिन उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन ये मसले होते रहते हैं, वो तो खैर है। अक्सर हमारी स्टोरीज़ में ही ये प्रॉब्लम होते हैं। अदरवाइज़ ये माइक्स हमारे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के लिए भी इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन आज तक ये प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हमारे जिन स्टोरीज़ में ये मसले रहते हैं उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। जी डॉक्टर साहब, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। आशी, एक बंदे ने मेरे साथ एक स्टोरी शेयर की। उसने मुझे बताया कि उसने एक्सेप्ट किया कि मेरी इस बात में कहीं ना कहीं गलती है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी चीज़ों को फेस करना पड़ा। ओके। कहने लगा कि मैंने शादी की, ठीक है, घर वालों की पसंद से। वो शादी मेरी तकरीबन 2 साल चली और उन 2 सालों में हमें बच्चा नहीं हुआ। तो हमने सारे टेस्ट वेस्ट करवाए और मेरी तरफ से कोई इशू नहीं था, लेकिन बेगम की तरफ से प्रॉब्लम्स थी कि वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो मुझे घर वालों ने प्रेशराइज़ किया दूसरी शादी के लिए। तो मैंने मना कर दिया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। एक शादी हो गई है, अल्लाह ने औलाद देनी होगी, अल्लाह औलाद दे देगा। कहने लगा कि उस दौरान हुआ ये कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल गया बाहर। मेरी बेगम को पता नहीं था। अब मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं घर वालों की ये बात आ गई थी कि दूसरी शादी करनी है। मैं पहले तो उनको मना कर रहा था, क्योंकि पहली शादी भी मैंने उनकी मर्ज़ी से की। और अब जो दूसरी शादी हो रही है या दूसरी शादी की बात मेरे दिमाग में चल रही है, तो क्यों ना वो मैं अपनी मर्ज़ी से करूं। एक घर वालों की मर्ज़ी देख ली, एक मैं अपनी मर्ज़ी से देखता हूँ। तो उसने क्या किया कि उस लड़की से कहा जिसके साथ अफेयर चल रहा था, उसे कहा कि देखो मैं पहले ही शादीशुदा हूँ, ठीक है, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ अगर तुम राज़ी हो। तो उस लड़की ने कहा कि देखो मैं शेयर नहीं कर सकती, लेकिन यह है कि तुम पहली बीवी को छोड़ोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी, उसके अलावा मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो ये आता है और अपनी बेगम से कहता है कि देखो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा, और मैं अपने माँ बाप का इकलौता हूँ और इनको बच्चा चाहिए, मुझे भी चाहिए, फैमिली आगे बढ़ानी है। तो अगर तुम मुझे इजाज़त देती हो तो मैं दूसरी शादी करता हूँ। तो वो लड़की जो इसकी बीवी होती है वो इसको साफ मना कर देती है कि नहीं, शादी की मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूँगी। बहरहाल ये इनके आपस में फड्डे स्टार्ट होते हैं, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। ये लड़ाइयाँ चलते चलते एक दिन ऐसा आता है कि ये बंदा कहता है कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। वो अपनी फर्स्ट वाइफ को तलाक दे देता है। जब तलाक दे देता है तो वो लड़की चली जाती है अपने माँ बाप। अब वो जब चली जाती है तो उसका सीन कहता है कि काशू भाई मेरे पास से बिल्कुल ख़त्म हो गया, कट गया, कोई कांटेक्ट नहीं किसी से, कोई वो नहीं कि कोई आके कुछ कोई बताए क्या है आगे क्या नहीं। कहने लगा कि मैंने अपनी पसंद की दूसरी शादी कर ली। अच्छा, मैंने जब दूसरी शादी की तो पहली रात को, मतलब डिवोर्स के 2 महीने के बाद या 2.5-3 महीने के बाद मैंने शादी की। तो शादी की तो पहली रात जब मेरी बेगम, मतलब हम रुखसती करके लाए, तो पहली रात अजीबो गरीब वो हरकतें करने लगी। लाइक जैसे ही मैं कमरे में घुसा तो एक औरत होती है ना, दुल्हन होती है, तो वो सजी हुई होती है। तो मैं जैसे ही कमरे में घुसा तो उसने नॉर्मल अपने मेकअप वेकअप उतार के और सारा नॉर्मल अपने घर के कपड़े नॉर्मल वो पहन के बैठी हुई है बेड पर। तो मैं उसके पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये क्या तरीका है, मतलब आज वेडिंग नाइट है और तुम्हें तैयार होना चाहिए और रुखसती करवा के आए, तुमने तो अपने आप को चेंज कर दिया बिल्कुल।
तो कहने लगी क्यों, तुम्हें मैं मतलब इस कंडीशन में अच्छी नहीं लग रही क्या, ज़रूरी है मैं तैयार हूँ। तो कहता है मैंने उस चीज़ को नॉर्मल लिया, बोला ठीक है सही है। खैर बोला जब मैं उसके करीब जाने लगा तो एक अजीब सी चीज़ उसके अंदर मैंने देखी कि मुझे उसने धक्का दिया या उसकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ आई जिसने मुझे प्रेशर दिया हो और मैं जाके दूर बेड से गिरा। तो जब मैं गिरा तो मैंने अपना होश संभाला, मैंने उसको बोला कर क्या रही हो, तो मुझे धक्के दे रही हो। कहने लगी मैंने तो तुम्हें धक्का नहीं दिया। कहती है ये जो मैं यहाँ से गिरा हूँ, बेड पर आके बैठा हूँ, तुमने मुझे धक्का दिया है, तो ये तुम ही ने दिया है ना। तो वो कसम खाने के लिए तैयार हो जाती कि मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया। बहरहाल ये इसी स्ट्रेस में, गुस्से में क्या करता है, बेड पे नहीं सोता, अलग नीचे सो जाता है, और लड़की ऊपर बेड पर सो जाती है। सुबह होती है, जिस तरह से एक रस्म है वो ससुराल वाले नाश्ता ले आते हैं और ये सारी चीज़ें, तो उसके लड़की की माँ हो गई और भाभी हो गई और इस तरह बहन हो गई, वो नाश्ता ले आई। तो इसने अपने माँ से जिक्र किया कि माँ ये इसने ये किस्सा किया। माँ ने फिर इसकी माँ से बात की कि भाई आप अपनी बेटी को समझाओ और रात ये इंसिडेंट हुआ है। तो वो माँ अपनी बेटी के पास चली गई, उसको कहने लगी कि ये तुमने गलत किया है, तो हालांकि तुम लोगों की लव मैरिज है और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद तुम्हारी शादी हुई है। तो वो कहती है कि मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ, मैंने इस शख्स को धक्का नहीं दिया। तो माँ कहती है कि फिर वो झूठ बोल रहा है या तुम झूठ बोल रही हो। कहने लगी दोनों झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन कुछ है। अब वो भी इतनी मतलब सच्चाई के साथ बात कर रहा है, मैं भी कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ है जिसने हमें अलग किया है। खैर ये कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी शायद स्ट्रेस में वो भी होगा, तुम भी होगी, थके हुए होगे पूरे दिन की इन सारी चीज़ों से, तो खैर है, शिकायत का मौका नहीं देना। ये बोलती है ठीक है, ये चले जाते हैं। ये जाते हैं तो ये दोपहर के खाने पे दुल्हन ये वाली, इसका मियाँ, ये बंदा जो स्टोरी बता रहा है, और उसके माँ बाप बैठते हैं टेबल पर लंच के लिए। लंच के लिए बैठते हैं तो ये क्या करती है, खाना खाते खाते निवाला बना के अपने मियाँ के मुंह पे मल लेती है। अब जब मलती है तो उसकी माँ भी देखती है, बाप भी देखता है, दोनों को गुस्सा आ जाता है। बोला ये तुम क्या हरकतें कर रही हो। तो कहती है मैंने क्या किया, मतलब वो करने के बाद फ़ौरन भूल जाती है कि मैंने क्या किया। ओके। अब वो लड़के को थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार ये पहले तो सही थी, मेरा इसके साथ अफेयर भी चला है, ये इतनी वियर्ड हरकतें क्यों कर रही है, पहले तो कभी इसने ऐसी हरकत नहीं की, या तो इसके साथ कोई साइकेट्रिक इलनेस है जो मुझे बताई नहीं गई। खैर ये फ़ोन करता है अपने फादर इन लॉ को, अपने ससुर को, ये मामला बताता है। तो उसका ससुर बोलता है यार कभी भी ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है कि मैं कहूँ कि जी ऐसी कोई चीज़ हुई है, और दूसरी तुम दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें हमसे ज़्यादा पता होगा कि वो किस नेचर की, तुम्हारे साथ ज़्यादा क्लोज रही है। तो कहता है नहीं मैंने भी ऐसा कुछ कभी नोट नहीं किया। बहरहाल रात होती है इन सारी बातों के बाद। अब उसका ससुर कहता है कि उसको मॉनिटर कर, ये करती क्या है। रात होती है, फिर ये नीचे सोता है, वो उसको ऊपर नहीं सोने देती। तकरीबन 3:30-4 बजे ये देखता है कि ये आईने के सामने बैठी है और अपने बाल बना रही है और गुनगुना रही है। तो कहता है पहले तो अंधेरा था, एक छोटा सा डिम लाइट जल रही है, मैं उठ के बैठ जाता हूँ कि कौन गुनगुना रहा है। मैं देखता हूँ तो ये आईने के सामने बैठी है और अपने बाल बना रही है, तो गुनगुना रही है। तो कहने लगा कि मैंने इसको आवाज़ दी तो इसने मुझे पलट के नहीं देखा, मैंने दोबारा आवाज़ दी ज़ोर से तो भी इसने, ये अपनी मस्ती में मगन है, बाल बना रही है और गुनगुना रही है। बोला तीसरी बार मैंने आवाज़ नहीं दी, मैं उठा और मैं जाके इसके करीब खड़ा हुआ और इसके शोल्डर पे हाथ रखा। जैसे ही मैंने इसके शोल्डर पर हाथ रखा, इसने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मैं जाके दीवार में लगा और वापस गिरा। अब मुझे पता चल गया या एहसास हो गया कि कोई और चीज़ है, कोई और सुपरनैचुरल चीज़ है, कोई और चीज़ है जो ये काम करवा रही है। क्या लगा, उसके बाद मैं रूम छोड़ के भाग गया और मैंने कहा भाड़ में जाए। मैं जाके बाहर सो गया। सुबह हुई, मैंने अपने वालिद को बताया कि भाई ये सीन हुआ है। फिर उनके माँ बाप को बताया, क्योंकि बताना ज़रूरी था कि आपकी बेटी के साथ ये इशू है। तो कहने लगे अच्छा ठीक है, हमारी नज़र में एक बंदा है और उससे हम बात करते हैं, उसको हम दिखाते हैं। तो उसी के लड़की के माँ बाप भी वो ले आए एक बंदे को। उस बंदे ने कहा कि इसके साथ
किसी और का करीन, कोई जिन, वो इसके पास आता है और इससे इस तरह की हरकतें करवाता है। ओह। अब ये परेशान कि वो जिन पहले तो कभी नहीं था, अब कहाँ से आ गया, ये कौन चीज़ है, कहाँ से आ गई। कि लगा उसने पढ़ाइयाँ दी, पढ़ाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा ये बीमार हो गई। बीमार होने के बाद इसने अपना खाना पीना छोड़ दिया और ये अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाती थी। दीवारों पर स्क्रैचेस होते थे, पेन के साथ दीवारों पे अजीबोगरीब चीज़ें लिखी हुई होती थी, और कभी किसी दीवार पे लिखा होता था मार दूंगा, कभी लिखा होता था मर जाएगी, मतलब इस तरह से। खैर, तो ये चीज़ें चलती रहीं। फिर उस आमिल से बात की, आमिल ने बोला कि ठीक है, मैं अपना जो बड़ा है मैं उससे बात करता हूँ। फिर वो बड़ा इनके घर पर आता है, वो इसको कहता है कि तुम्हारी पहली बीवी कहाँ है। तो ये कहता है कि मेरी पहली बीवी को तो मैंने तलाक दे दी है और मुझे नहीं पता। तो कहता है फ़ोन कर उसके घर पे। तो वो फ़ोन करता है, तो उसका जो पहला ससुर होता है वो इसको बोलता है हाँ क्या हुआ। कहता है मुझे उससे बात करवाओ। बोला जिस दिन तुमने उसको तलाक दी थी ना, उसी दिन उसने सुसाइड कर ली थी। ओए। अब जब ये बात पता चलती है कि सुसाइड कर ली थी, इसका मतलब ये है कि ये इसके पास जो आ रहा है वो उस औरत का करीन है, उस औरत का जिन है जो इसको दूर रख रहा है, इसको करीब नहीं आने दे रहा, उसका जिन है। तो बहरहाल वो ये सीन हो गया कि लगा, अब उस आमिल ने बोला कि मैं पढ़ाई करता हूँ, अल्लाह बेहतर करेगा और देखते हैं क्या होता है। खैर, उस आमिल ने पढ़ाई करना स्टार्ट की। पढ़ाई करते करते 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 6 दिन गुजरे। कहला काशिफ भाई पूरे 10 दिन के बाद उसी तारीख को, जिस तारीख को मैंने अपनी पहली बीवी को डिवोर्स दी थी, उसी तारीख को मेरी दूसरी बीवी का इंतकाल हो गया। ओए, मार दिया? मर गई। मतलब ऑफ कोर्स उस करीन ने मार दिया। वो किसी भी तरीके से मरी, लेकिन वो मरी उसी तारीख को, डेट वही थी, और 10 दिन के बाद। देखिए, ये है वारिस का चक्कर। जब इंसान इस लालच में आ जाता है ना कि मुझे वारिस चाहिए, तो उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती हैं और असल मसले बढ़ते भी औलाद के बाद। बिल्कुल। तो खैर, इसका ज़रा ख्याल रखिए। अगर आप एक ऐसा एफ़र्ट ले रहे हो अपने पर्सनल ज़ात के लिए, तो पिछली जो ज़ात आपके साथ कनेक्टेड है, जो चीज़ें कनेक्टेड हैं, उनको नुकसान ना दें। ठीक है, ऑफ कोर्स हर किसी की अपनी एक सोच है, हमारी भी एक सोच है। मतलब मैं पर्सनली ये कहता हूँ, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, कि भाई देखिए, इस्लाम में हमारे पास 4 शादियों की गुंजाइश है, तो मतलब कुछ तो चीज़ सोची गई होगी। अभी आप देखिए कि दुनिया में लेडीज़ जो हैं, औरतें, लड़कियां ज़्यादा हैं और मर्द जो है वो कम है। तो इसी वजह से उस वक्त में ये ऑर्डर निकाला गया था कि भाई, मतलब एक मतलब क्या कहते हैं इसको, ऑर्डर कहेंगे, क्या कहेंगे, खैर, इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त दी गई थी कि आप 4 शादियां करें। और पहली बीवी को ऑफ कोर्स हमारे पास अब तो लॉ चल रहा है कि पहली बीवी से, पाकिस्तान में एक लॉ चल रहा है कि पहली बीवी से पहले आप परमिशन लेंगे लॉ के हिसाब से, और फिर आप दूसरी शादी कर सकते हो। लेकिन अच्छा, ये होता ये भी है कि अगर पहली बीवी इजाज़त नहीं देती तो उसको सज़ा भी है। सज़ा भी है, जुर्माना भी है और सज़ा भी है। तो हमारे पास, हमारी फैमिली में भी ऐसा एक किस्सा हो चुका है जिसमें उसने शादी जो की, लेकिन उसके कुछ सीन्स अलग थे, लेकिन वहाँ पर फैक्टर आ गया था बद्दुआ का। जिस आदमी ने मतलब जब वो लड़की की डिवोर्स हो रही थी, तो लड़की के बाप को समझाया गया कि भैया आप डिवोर्स नहीं लें, सेपरेशन ले लें, तो ये होगा कि हो सकता है कुछ दिनों में मामला ठीक हो जाए। लेकिन उन्होंने बोला नहीं भाई, डिवोर्स मतलब डिवोर्स। और उसकी फिर माँ ने आकर, मतलब लड़के के माँ ने आकर लड़की के बाप को बद्दुआ दी थी, और वो जिस लफ्ज़ों से बद्दुआ दी थी मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे को आज तक वो लफ्ज़ याद है, मैं बताऊंगा तो मेरे फैमिली का मैटर है, वो सारी चीज़ें फट जाएंगी और मैं बड़ा जलील हो जाऊंगा ख़ानदान में। तो मकसद कि उसने जिस लफ्ज़ों से बद्दुआएँ दी थी, यकीन मानिए वो चीज़ें हुई। जिस तरह हम नहीं नॉर्मली कहते हैं कि भाई तू तबाह हो जाएगा, तो लेट सपोज़ अगर वही लफ्ज़ सामने आ जाते हैं कि बिज़नेस में तबाह हो जाना, तू कहीं पे बैठा हुआ है, वहाँ पे आग लग जाए, तो वहाँ पर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तो इस तरह के उससे लफ्ज़ दिए थे और उसकी फैमिली पूरी, अल्लाह माफ़ करे, ख़त्म हो गया सारा सिलसिला। खैर,
बड़ी ट्रेजेडीज़ होती हैं जब आप किसी का दिल तोड़ते हो अपने दिल को सेटिस्फाई करने के लिए. दैट्स वेरी बैड, वेरी बैड. खैर अल्लाह सबको हिदायत दे. और डॉक्टर साहब अभी चलते हैं आपकी स्टोरी पर. अच्छा, ये जो वारिस की बात चल रही थी, सी की स्टोरी में एक और चीज़ भी थोड़ा सा मेरा तजाद एक दिमाग में आया था कि जब हमारे पास लव स्टोरीज, लव मैरिजेस होती हैं, तो लव मैरिजेस में क्या होता है कि अगर अरेंज मैरिज है तो फिर तो दुखड़े जो होते हैं ना वो फाड़ के बताए जाते हैं कि देखो आपने मेरी शादी करवाई, मैं इस तकलीफ़ में हूँ, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ हाय हाय. लेकिन जब लव मैरिजेस होती हैं तो लव मैरिजेस में वो दिल का क्या, अच्छा हमारे पास सिंधी में सिंधी में कहते हैं एक चीज़, लेकिन दिल का दर्द दिल में, तो समझ गए होंगे सिंधी वाले. तो हाँ, तो ये है कि लव मैरिजेस में ये बड़ी चीज़ें छुपा ली जाती हैं और कोशिश किया जाता है कि रिश्ते को मैनेज किया जाए ताकि आगे चल के ख़ानदान में उसका नाम ख़राब ना हो कि भाई अब तो तूने अपनी मर्ज़ी से किया. चलो जी, नेक्स्ट स्टोरी पे मूव करते हैं. यार आशी, तुमने एक बात नोट की है, मुझे काफ़ी लोग भी कह रहे हैं, मेरे अपने फैमिली वाले भी कह रहे हैं, तुमने भी नोट किया है कि मेरे मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो गया बहुत ज़्यादा. यस. और मैं बहुत, जितना काम बंदा था, और मैं छोटी छोटी बात पर अब हाइपर हो जाता हूँ. यस. और कहा यह जाता है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, लेकिन उसका रीज़न ये डिप्रेशन नहीं है. मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं. मेरे ऊपर वर्क लोड बढ़ रहा है. वर्क लोड से मुराद जॉब का नहीं, वर्क लोड से मुराद फैमिली का नहीं, आप लोगों का, इन लोगों का, उन लोगों का. जैसे किसी ने बोला ना, एक पिछली स्टोरी में किसी ने कहा कि यार सिर्फ बातें करते हो, किसी की मदद कर लिया करो. ठीक है, तो मेरे भाई, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त, बहुत ज़्यादा प्रेशर है. तकरीबन एक दिन में मेरे पास कोई 8 से 10 ऐसे लोग कांटेक्ट करते हैं जिनके मसले बहुत बड़े होते हैं और जिनके मसले इतना इजीली हैंडल या डील नहीं हो सकते. अभी रिसेंटली मुझे हैदराबाद से ही एक फैमिली की कॉल आई. मेरा नंबर कहाँ से गया उनके पास मुझे नहीं पता, लेकिन एक कॉल आई व्हाट्सएप पर. अच्छा, मेरे जैज़ के नंबर पर आई. ठीक है, तो वो नंबर तो मैंने किसी को दिया हुआ ही नहीं. अब वहाँ पर कैसे आई मुझे नहीं पता. तो वो एक मोहतरमा थी और उनका एक रोना पीटना लगा हुआ था कि जी मेरा हस्बैंड जो है वो बहुत मतलब नाइंसाफ़ियाँ करता है, मारता है, गालियाँ निकालता है, घर का माहौल ख़राब है, क्राइसिस में आ गए हैं. और मेरा छोटा बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा है. बहुत छोटा बेटा है, वो बहुत बीमार होने लगा है. बड़े बच्चे भी हैं उसके, स्कूल के और इंटर के भी बच्चा है, फर्स्ट ईयर इंटर का. तो आप काइंडली कुछ करें हमारे लिए, मेरी कोई हेल्प करें. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप मुझसे सुबह में बात कीजिएगा, मैं आपको सुबह में बताऊंगा. मीनवाइल मुझे अपने हस्बैंड की तस्वीर भेज दें ये और अपने बच्चे की तस्वीर भेज दें और नाम वाम ये सारी चीज़ें भेज दें. उन्होंने ये सारी चीज़ें मुझे भेज दी. खैर, अब वो उनका मेरे माइंड में, अब रात को सोते वक्त मेरे दिमाग में चीज़ें चलती हैं पूरे दिन की, किसने क्या बोला था, किसने क्या बोला था. तो वो लास्ट कॉल उस बहन की थी, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ चल रही थी. तो चलते चलते ना उसके बच्चे की फ़ोटो मेरे आंखों के सामने आ गई और ऐसा लग रहा था कि उसके बच्चे का जो पेट है उस पर सांप लिपटा हुआ है और बहुत बुरी तरीके से, और वो सांप कंटिन्यू उस बच्चे को डंक मार रहा है. अब ये जब मेरे सामने चीज़ आई, मतलब तो ये आपकी सॉरी इमेजिनेशंस थी. ठीक है कि उसको डंक मार रहा है. मैं एक बात बड़ी क्लियर कर दूं कि मेरी इमेजिनेशंस जो होती हैं, या इस तरह की चीज़ जो मेरे ख्याल में आती है, वो मेरे दिमाग में डाली भी जाती है. ऐसा नहीं कि मैंने और लोगों का नहीं सोचा, उसी बच्चे का ही मेरे दिमाग में आई और ये चीज़ आई. खैर, ये जब सांप वाला एक किस्सा सोच के मैं होके बैठा, तो मैंने सोचा कि यार शायद मुझे सांप को बोलना चाहिए कि मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, क्या चाहते हो. खैर, ये उस रात का वो सीन था. वो रात गुजर गई, मैंने उसको नहीं बोला. दूसरी रात हुई, फिर मेरे दिमाग में वही सीन चलने लगा. तो मुझे लास्ट नाइट वाली बात याद थी. मैंने बोला कि भाई तुम जो भी हो, तुम ज़रा मुझसे मिलो, मुझे बताओ कि क्या है मामला. तो उसने कहा कि ठीक है, मतलब वो आवाज़ मुझे बाकायदा सुनाई दी और वो मेरे सामने आ गया.
वो सांप मेरे सामने आ गया। तो मैंने कहा कि भाई बच्चे को परेशान किया हुआ है, तंग किया हुआ है, माजरा क्या है, क्या मामला है? कहने लगा कि इनके ऊपर मुझे भेजा गया है। अच्छा। सही है। इनके हालात ख़राब करने, इनके बच्चे बीमार करने और बीमार करके मार देने और उस बंदे को भी मार देना है। मैंने कहा तो मुझे इसका हल बताओ। बोला मुझे भेजा गया है, मैं क्या हल बताऊं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मारने के लिए आया हूँ, मैं मार दूंगा। मैंने कहा ठीक है, तुम मारने के लिए आए हो, तुम मार दो, तुम चले जाओ। ये बात करके वो गायब हो गया। अब मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, जो मैं पढ़ता हूँ नॉर्मल। पढ़ते पढ़ते ना मेरे कान में एक आवाज़ आई, एक आयत कोई पढ़ रहा था मेरे कान में, और मुझे बता रहा था कि ये आयत है और ये यहाँ पर है और ये उस बच्चे पर पढ़ो। तो वो आयत जैसे ही सुबह हुई, मैंने वो आयत निकाली और उस बहन को भेज दी और मैंने कहा कि उस बच्चे के पेट पर हाथ रख के अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के ये आयत पढ़ो, तो जो है वो अल्लाह बेहतर करेगा, और 21 दिन करो और 21 बार पढ़ो। उसने एक दिन पढ़ी है, एक दिन पढ़ी, दूसरे दिन कॉल आई कि काशी भाई बच्चा माशाल्लाह ठीक हो गया माशाल्लाह। और खा पी रहा है और रो रहा है, लेकिन खा पी रहा है और सेट हो गया। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है। मैंने उनसे कहा इसको आप कंटिन्यू करो 21 दिन, और अपने जो है वो कहने लगी मुझे मेरे हस्बैंड का भी बताया। मैंने कहा उसको छोड़ो, पहले अपना बच्चा संभालो, बाद में देखता हूँ हस्बैंड को। कहने लगी अच्छा ठीक है। ये उनसे बात हुई तो कहने लगी कब कॉल किया करूँ। मैंने कहा यार सुबह के वक्त कॉल किया करो, रात में मैं बात करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने फिर सुबह में कॉल करनी थी तो मैं रात को घर आ गई, सारी उनसे बात हो गई। एक बंदा आया मेरे पास, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे कहने लगा कि देखो इस काम में तुम्हें बहुत नुकसान है, तुम ये काम नहीं करो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो कहते हैं ना कि यार किसी की मदद कर लिया करो, तो मैं उसके पीछे बता रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा कि किस किस्म का नुकसान हो सकता है। बोला तुम्हारी दिमाग की रगें हम फाड़ देंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है सही है, कोई बात नहीं है, फाड़ देना। खैर ये कह के धमकी दे के वो चीज़ गायब हो गई। मैंने अपनी तिलावत शुरू कर दी, कुरान पाक की आयतें पढ़ता हूँ, वो पढ़ी। आज सुबह 5 बजे नींद में मेरे दिमाग में हथौड़े लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मेरा दिमाग फट जाएगा आज। 5 बजे उठ के बैठा और पसीने और सर में इतना शदीद दर्द कि नींद में कभी भी किसी को इस तरह का दर्द नहीं होता कि जो नींद में दर्द से उठे। मैं सर के दर्द की वजह से नींद से उठ गया, उठ के टैबलेट खाई सर दर्द की, दुआ पढ़ी और फिर सो गया। तो दर्द आहिस्ता मेरा 2 घंटे के अंदर कम हो गया। जब दर्द कम हो गया तो मैं उठा, ऑफिस के लिए तैयार हुआ, गाड़ी निकाली तो वही बंदा मेरी गाड़ी में पीछे मुझे कहने लगा आज तेरा आखिरी दिन है। उसने जब ये बोला ना तेरा आखिरी दिन है, तो पहले मैं उठा रहा था काली वाली गाड़ी, ठीक है। मैंने काली गाड़ी खड़ी की और दूसरी मैंने अपनी गाड़ी उठा ली। मैंने कहा ये गाड़ी जो है ना ये वैसे ही सही है, इसको कुछ हो रहा है हो जाए, तो मैं उसी में आया हूँ। तो भाई बैठा, गाड़ी इतना गंदा आवाज़ करना स्टार्ट कर दिया व्हील्स ने और इन सब चीज़ों ने कि चलाते हुए मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा यार बस खैर हो, अल्लाह मुझे खैर से जो है ना जॉब पर पहुंचाए और जॉब से घर पहुंचा। मैं पढ़ते जॉब पर पहुंचा। और गालबन, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, गालबन ये वही गाड़ी थी जिसकी अभी आपने व्हील्स का काम भी करवाया था? वही गाड़ी, हाँ। वही गाड़ी, हाँ। खैर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से फिर मैं उसी गाड़ी में फिर हैदराबाद पहुँचा तो मेरे वालिद ने सवाल किया, कहने लगा कि तू ठीक है, खैरियत से है? मैंने कहा हाँ बाबा। कहने लगा यार मैंने तेरा बड़ा बुरा ख्वाब देखा। मैंने कहा क्या देखा? कहने लगा मैंने देखा कि तुम एक जगह पर खड़े हो और तुम्हारे इर्द गिर्द काले सांप हैं जो घूम रहे हैं और वो तुम्हारे जिस्म पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पैरों से, मतलब तुम खड़े हो तो तुम्हारे पैरों से कोई ऐसी सफ़ेद तरह की कोई चीज़ धुएं की तरह की निकल रही है जिससे वो सांप तुम्हारे करीब नहीं आ पा रहे, तुम्हें डंक नहीं मार सक रहे, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे। तो फिर मैंने बाबा को सारा किस्सा बताया कि मैंने बाबा ये सीन हुआ है। तो कहने लगे यार बेटा देख इन कामों को थोड़ा अवॉइड कर। मैंने कहा बाबा अवॉइड नहीं कर सकता,
आप खुद सोचो कि कोई मसले में है, कोई परेशानी में है। याद है आपने भी मुझे फ़लाने बंदे के लिए काम बोला था जिसकी वजह से मैं इतना अरसा बीमार रहा, तो मैं छोड़ नहीं सकता। और मैं सुपरमैन, मैं सबकी हेल्प कर सकता हूँ। हाँ, तो देखो आप किसी की मदद करोगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। खैर फिर हुआ ये कि बाबा से ये बात हुई नहा वहा के, और मैं फिर तुम्हारे पास आ गया। और जब तुम्हारे पास आने के लिए मैं उतर रहा था तो मेरा जो फर्स्ट फ्लोर है, जो रिनोवेट करवाया है अभी, जो बन रहा है, तो वहाँ से ना मुझे मेरी वालदा की आवाज़ आई, वाह, अंदर आओ। क्योंकि वो रेलिंग वाला बड़ा दरवाज़ा है, मैंने लिटरली सीढ़ियाँ उतर रहा था, आवाज़ अंदर आओ। मैंने फिर गौर से सुना तो आवाज़ आई फिर अंदर आओ। मैंने रेलिंग खोली, अंदर चला गया तो देखा पीठ देखे खड़ी हैं और मुझे कहने लगी कि देख तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे जो काम दिया गया है तू वो कर, वाह, तुझे जो करना है तू कर, वाह, तेरे पीछे दुआ है, तुझे कुछ नहीं होगा। और उस बात ने ना मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मेरे भाई अगर दिन में 50 काम भी होंगे ना मैं करूँगा। वाह। देखिए, कड़ियों से कड़ियाँ मिलती हैं। यही सीन एग्जैक्टली कल मेरे साथ हुआ है। एग्जैक्टली कल भाई कराची से आया तो हम लोग निकले खाना खाने के लिए, आउटिंग के लिए बाहर। अब आपको पता है, जैसे आप लोग हम तो कोई बात छुपाते नहीं है, वी ऑल आर फैमिली। तो हमने जैसे आपको बताया था कि मेरे फादर की तबीयत ख़राब है, तो इसी तरह मेरी मदर की भी तबीयत ख़राब है। और मदर की तबीयत माना काफ़ी ख़राब है। तो कल हम जैसे अम्मी को लेकर गए, होटल में जाके बैठे, वैसे नॉर्मल होती है लेकिन उनको अल्जाइमर का प्रॉब्लम है, भूल जाती हैं सब चीज़ें। तो जैसे हम होटल में जाके पहुँचे तो अम्मी की वहाँ पर ना, अभी हमने कुछ खाना ऑर्डर चल रहा था और अम्मी की एकदम से तबीयत ख़राब हुई, उनको वोमिटिंग स्टार्ट हो गई ना। तो मैं अम्मा के साथ ही, अम्मा बिल्कुल मेरे साथ थी और मैं उनके साथ उनको देख रहा था। और फिर वो क्या होता है कि अब्बा बेचारे साथ दिन ड्यूटी करते हैं तो कभी कभार अब्बा भी गुस्सा हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं। तो मैंने कहते मैं रिलैक्स रहो, मैं देख रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, रिलैक्स। खैर चलता रहा सिलसिला। अम्मी को वोमिटिंग्स आ रही थी, मैं वोमिटिंग्स वो मैंने ये चीज़ देखिए, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैंने बहुत बड़ा अजीम काम किया हुआ है। मैंने ये चीज़ बचपन में सीखी और उसके बाद वही चीज़ें मैं अभी कर सक रहा हूँ। जैसे मेरा बचपन में ऑपरेशन हुआ था और उस ऑपरेशन के फ़ौरन बाद सिचुएशन कुछ ख़राब ऐसी हुई कि मैं जैसे थिएटर से बाहर आया, मैं सो रहा था और एकदम से मैं उठा, वोमिटिंग से मैं कर रहा था। मेरे को सेंसेस नहीं थे, मैं बिल्कुल सेंस पे नहीं था। और वो मेरे अब्बा मेरे साथ खड़े हुए थे, बाप का प्यार। मेरा अब्बा ने मेरे को जैसे वोमिटिंग से, उसने बिन नहीं उठाया, उसने कोई और चीज़, उसने अपना हाथ मेरे हाथ मुंह के सामने रखा, कर दो कोई मसला नहीं, कर दो। वो मेरे बाप ने उल्टियाँ मेरी अपने हाथ में पकड़ी और फिर जाके उसने अपने हाथ वॉश किए। खैर, तो वही चीज़ें हमने बिल्टन सीख लिया। मेरी माँ को उल्टियाँ आ रही थी तो मैं होटल में ना, मेरा भी जहन काम करे ना करे लेकिन मैंने अपने हाथ आगे रख दिया और मैं कर लो आप उल्टी। खैर ये हुआ, फिर मैं इनको ड्रिंक भी पिला रहा था ताकि थोड़ा हाजमा हो जाए। और उसके बाद मैं वॉशरूम लेके गया तो अम्मी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई ना, उनको वहाँ पर डायरिया भी स्टार्ट हो गया। अब वो वॉशरूम छोटा सा, तो अम्मी वॉशरूम में जाके बैठ भी ना सकें, काफ़ी सिलसिला ख़राब। अब मैं अकेला डील कर रहा हूँ वॉशरूम में। तो इत्तेफाक से जो है ना, वो मैंने देखा कि अम्मी आहिस्ता आहिस्ता फेंट हो रही हैं। खैर मैंने बड़ा बुर्दबारी के साथ काम किया, वॉश किया। एकदम से मैं उनको व्हील चेयर पर बैठा कर मैं उनको बाहर लेकर आया ना, टेबल पर लेकर, ताकि थोड़ा को जल्दी से हवा मिले, थोड़ा सेट हो जाए ना। अम्मी टेबल पे आई, काफ़ी थोड़ा बेहतर हो गई लेकिन उनकी तबीयत ख़राब थी काफ़ी और वो कंटिन्यूस कर रही थी, घर चलो घर चलो। तो वो नॉर्मली कहती रहती हैं मुझे घर में भी होंगी तो कहती हैं मुझे घर लेके चलो। तो खैर करते करते मैंने उनको फिर थोड़ा सूप का 1 स्पून पिलाया कि भाई हो सकता है कुछ सही हो जाए, लेकिन वो नहीं पी रही थी। खैर हमने ज़बरदस्ती नहीं की। थोड़ी देर में जो ना, वहाँ से एक कोई आदमी बैठा हुआ था आगे टेबल पर, वो एकदम से उठ कर आया एकदम से जो है ना, वो अम्मी के पैरों पे जाके बैठ गया। अम्मी मुझे दुआ करें, अम्मी मुझे दुआ करें। अच्छा, वैसे नॉर्मली अम्मी इस तरह करती नहीं है। अम्मी ने एकदम से उस बंदे को देखा और यूँ कर दिया। अम्मी कभी नहीं करती हैं हमारी, वो दुआएं देती हैं, आपने व्लॉग्स में भी देखा होगा। तो अम्मी ने एकदम से यूँ कर दिया। फिर अम्मी ने, उस बंदे ने बोला अम्मी मुझे दुआ करें ना, अम्मा मुझे दुआ करें। खैर फिर मैंने अम्मी का हाथ रख के मैंने कहा उसको दुआ करें। अम्मी का फिर भी मुँह उस तरफ, वो नहीं कर रही थी ना। उसके बाद उस बंदे ने बोला कि अम्मी हाथ नहीं उठा सकती हैं क्या? मैंने उन्हें उठाती हैं लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं। अच्छा ठीक।
तो एकदम से कहती है कि मेरी माँ, वो बंदा कहता है कह रहा मेरी माँ की डेथ हो चुकी है, तो मैं एहसास कर सकता हूँ कि माँ का होने का क्या एहसास होता है ना, और माँ का ना होने का भी क्या एहसास, मैं दोनों एहसास देख चुका हूँ। तो मेरी तरफ इशारा क्या कहता है कि तू जन्नती आदमी है, तू अपनी माँ की बहुत खिदमत करता है, तू जन्नती आदमी है। तो ये करके ना थोड़ा सा मेरा भी एक होता नहीं क्या अप्रिसिएशन, जैसे कुदरती किसी ने मुझे अप्रिशिएट कर दिया, यार तूने बड़ा अच्छा काम किया। मकसद के बेटा जिसके पास अम्मा अब्बा हैं हाँ, उनकी खिदमत करें, बनस्बत ये कि आप पार निकलोगे, गरीबों को खाना खिला रहे हो, इसकी हेल्प कर रहे हो, माँ बाप को अगर पूछ माँ नहीं बाप को पूछ नहीं रहे हो। ये हालात है हमारे पास, माँ बाप की खिदमत करें, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। मैं यकीन माने ऐसा मैं बंदा हूँ, ऐसा ज़िद्दरी, इतना चिड़चिड़ा किस्म का आदमी हूँ मैं कि मैं अच्छे भले को सामने से यूँ खा जाऊँ ना, ऐसा इसी किस्म का आदमी हूँ मैं, थोड़ा हाइपर किस्म का हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले नहीं एक बंदे ने सवाल किया था, आशी भाई इतनी सारी अंगूठियाँ पहननी है आपने ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के। ये अंगूठी मकबूल ने मुझे गिफ्ट की थी, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। और ये है आई थिंक तो कहाँ गया, हाँ ये है अकीक। और उसके बाद फिर ये दूसरी अंगूठी भी मुझे एक दोस्त ने गिफ्ट की थी, ईरान से लेकर आया था, ये भी अकीक है, पीला अकीक। ये किधर गया फोकस, कम ऑन, ओके चले जी। तो ये है। और तीसरा मैं आपको बताता हूँ अब पते की बात। वो पते की बात ये है कि ये रिंग जो मुझे पहनी हुई है, ये वाली, ये कहते हैं बीबी फातिमा का नक्श है, ठीक है। आपको फोकस करके दिखाता हूँ। 9 नंबर का नक्श है, इसमें कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं है। 9 नंबर का एक नक्श है। कहाँ गया, फोकस पे क्यों नहीं आ रहा? आजा बेबी आजा। हाँ, तो ये 9 नंबर का एक नक्श है और मुझे किसी ने गिफ्ट किया था पहले यही नक्श, और उसने कहा था कि ये पहनो तुम्हारी तबीयत पे काफ़ी ठंडापन आएगा, ठहराव आएगा। तो फिर मैंने इसको बनवाया थोड़ा बड़ा करके, मैंने कुछ ज़्यादा ठहराव आ जाए ना, लेकिन यकीन माने इससे मेरी तबीयत में काफ़ी फ़र्क आया है। मेरी बिगड़ गई है। नहीं सीरियसली, इस नक्श से मेरी तबीयत पे काफ़ी ठंडापन आया है। मैं अब सोचना शुरू कर रहा हूँ कि यार नहीं, काम डाउन, रिलैक्स, अच्छे तरीके से डील कर, वेरी गुड। तो अगर आप लोगों के साथ भी कोई प्रॉब्लम है तो ये मैंने आपको नक्श दिखा दिया है, 9 नंबर का नक्श है ये आप बनवा के पहने, आपकी तबीयत में बहुत अच्छा फ़र्क आएगा। ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। कहते हैं ना कि कुदरती जब आप एक चीज़ की ख्वाहिश करो तो अल्लाह ताला आपकी हेल्प करता है, रास्ते खोल देता। अब अगेन आप बोलोगे कि ये बिद्दत है और ये ऐसे है, ये वैसे है। भाई कुछ भी है। ऐसे तो लोगों ने तो अब ये भी फतवा जारी कर देना है कि दवाई खाना भी बिद्दत है। तो भाई आप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको से आप कुछ भी कर सकते हो। इस इलाज में तो आपके लिए नशा भी हलाल हो जाता है। हाँ, मेरे दादा के साथ सीन हुआ था ये। मेरे दादा को हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने मुझे आंख मार के बोला कि दादा आपकी जो है ना वो तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो आपको जो है ना शराब के 2 पैक रोज़ पीने पड़ेंगे। तो मेरे दादा ने उसको देखा, फिर यूँ सर नीचे करके और यूँ देख के, डॉक्टर अपनी बातें बता रहा है, एकदम से उसको काट के कहता है कि अबे डॉक्टर तू पागल है क्या? मैंने सारी ज़िंदगी शराब नहीं पी, मैं अब शराब पीऊँगा? यार आशी उठ, पागल है ये डॉक्टर, चल। तो डॉक्टर हंस रहा था, वो भी उसके साथ खेल रहा था, दादा हाइपर हो गए। तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें विरासत में मिली हैं। और वैसे भी माँ तो माँ होती है, माँ होती है। तो माँ ने तुझे बचाया। और इसको पता है कि मेरी माँ किस किस्म की थी, वो कितनी लविंग थी, बड़ी ज़बरदस्त थी। और गालिबन यही वो फ्लोर था जिस पे ये लोग रहते थे सारे। अब तो ऊपर नीचे बन गया सारा। तो एक बड़ा किस्सा वो मज़ेदार था जो मैंने आपको पहले भी स्टोरीज में बताया है, जिसमें डॉक्टर काशिफ ने किया था कि एक्सीडेंट करके आएगा और टोपी करने लगा कि मैं मर गया। तो इसकी माँ ने बोला ओ मेरा बेटा, क्या हो गया मेरे बेटे को? पीछे इसके बाप ने बोला हट यहाँ से, भाई ने बोला हट यहाँ से, गाड़ी दिखा, गाड़ी का। मैं नीचे खड़ा हुआ था, एकदम से इसका अब्बा और इसका भाई नीचे आया, कह रहा है कि क्या हुआ आशी? मैंने कहा सही ये एक्सीडेंट हो गया, ये इस तरीके से। अच्छा गाड़ी दे गए थे? गाड़ी तुम लोगों ने ट्रकों के बीच में दी है क्या? ट्रकों के बीच में था, लेकिन वो गाड़ी रास्ते पर रोल कर गई थी और बड़ा सीवियर खतरनाक एक्सीडेंट था, खाई में जाके गिरे थे हम लोग। कहते हैं कि डॉक्टर काशिफ मर गया था और आशी के साथ कोई और चीज़ घूम रही है, पता नहीं है, खैर जो भी है, लेकिन था कुछ गड़बड़ वाला सीन। और मेरा बाप उस वक्त, मेरे अम्मा अब्बा हज पर थे और मेरे बाप ने, हम दोनों काशिफ के घर पे पड़े हुए थे, छत वो ऊपर वाले कमरे में पड़े हुए हैं।
कहीं पे दर्द, मतलब कोई ज़ाहिरी चोट नहीं थी हमें, लेकिन अंदरूनी चोटें लगी थी हमें। तो मैं पड़ा हुआ था, सो रहे हैं, अब्बा का फ़ोन आया एकदम से ना वहाँ से, तो मैंने फ़ोन किया, हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो अब्बा ने बोला कि क्या हुआ, ठीक है तू? मैंने कहा सब खैर है। कह रहा है कि मैंने ख्वाब देखा यार, तू बचा, तू मरा, इस तरह मैंने कुछ ख्वाब देखा है। मैंने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सेट। तो खैर माँ बाप हैं, उनकी कदर करें, उनसे दुआएं लें जितना हो सकता है। साथ में मेरे ख्याल से आप लोगों की भी दुआएं लेते हैं, कुछ मैसेजेस जल्दी जल्दी में शामिल कर लेते हैं। और हमारे पास जो सबसे पहले जो लेटेस्ट स्टोरी में जो मैसेज करीब करीब आ रहे होते हैं हम वो रीड करते हैं ना। तो सबसे पहले मैसेजेस की लिस्ट में घुसते हैं, हमारे पास कौन हैं। अच्छा जी, उसके बाद मोना, उसके बाद क्या सबसे पहले हाँ, सबसे पहले हमारे साथ हैं मोना AS की तरह कुछ लिखा हुआ है। कहती हैं कि थैंक्स आशीष सर फॉर चेंजिंग इंट्रो म्यूज़िक बिटवीन, वेरी सॉरी फॉर योर लॉस, थैंक यू वेरी मच। और ऑल्सो वेरी थैंक्स डॉक्टर काशिफ फॉर शेयरिंग एमिलीज स्टोरी, जो आप लोगों की डिमांड पर थी, थैंक यू वेरी मच। और कहते हैं जी अली कहते हैं कि बेहतरीन डॉक्टर काशिफ। शीरीन फातिमा कहती हैं कि सर प्लीज़ मेक वन ऑन बुरारी फैमिली केस एंड वन ऑन गौरव तिवारी। दोनों इंडिया के केसेस हैं। हाँ, ही वॉज अ वेल नोन पैरानॉर्मलिस्ट, ही डाइड मिस्टीरियसली आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, भंगड़ फोर्ट प्लीज़। ये तू कर चुका है? मैं भानगढ़ कर चुका हूँ। और राघव का मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि राघव एक बहुत अच्छा बंदा था और उसने बहुत ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस पर वो गया और उसका काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम है। अच्छा, जीकोर हमारे साथ है, कहते हैं कि क्या आप बुरारी फैमिली डेथ अपर वीडियो बनाओगे? बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और डरावनी घटना है इंडिया के दिल्ली में। बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे अभी इसको भी। अच्छा, पुनीता मिश्रा हमारे साथ है, लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू सो मच फॉर माय रिक्वेस्टेड स्टोरी, यू वेलकम पुनीता। उसके बाद आसिम रियाज हमारे साथ है, बिग बॉस आसिम रियाज, बिग बॉस 13, आशी भाई लव फ्रॉम इंडिया, लव यू टू ब्रव। उसके बाद लेजेंडरी ओटाकू, फर्स्ट कमेंट अगेन, सुपर है भाई तू। उसके बाद फहद बशारत हमारे साथ है, कहते हैं क्वेश्चन, ये मज़ेदार चीज़ है, कहते हैं कि क्वेश्चन, क्या फरिश्ते भी जिन की तरह नज़र आते हैं या लोगों से मिलते हैं? देखो, एक फरिश्ता नज़र आता है, सिर्फ एक, लेकिन जब वो मिलता है तो बंदा उसका किसी को बता नहीं सकता, ना ही बयान कर सकता है, और वो है मौत का फरिश्ता। वो पहले ही नज़र आना शुरू हो जाता है। अच्छा, हाँ, अच्छा, जो बंदे को इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाती है कि मैं, जो नहीं हम कहते यार इस बंदे ने रात ही तो बोला था कि मैं यार ऐसा हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा या घर वालों का क्या होगा, मैं ये सोचता हूँ। जिस तरह से मेरे पास एक तुफेल लड़का था, तुफू, जो मेरे भाई के पास नेटवर्किंग का काम करता था, उसके साथ मैंने रात में मजाक की, ठंडा पानी वानी डाला, दिसंबर था, सख्त सर्दियाँ थी, तो उसने मुझे कहा कि यार काशिफ, ये मजाक तुम आज कर रहे हो, तुम कर लो, फिर कल तुम मुझे याद करोगे कि तुमने मेरे साथ क्या मजाक की थी। बिल्कुल सही। हाँ, ये चीज़ें होती है। मेरे मामा मरहूम भी मरने से पहले 2 दिन पहले हैदराबाद आए हैं, कराची में रहते थे वो, तो हैदराबाद आने के बाद उन्होंने सबसे मुलाकातें की हैं, जैसे कि वो कोई लास्ट मोमेंट है, बस जल्दी में हूँ, मुझे सबसे मुलाकात करनी है। खैर जी, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम की शॉर्टेज भी होती है और हमारी बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई है। इंसान की डिज़ायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, और वो ख्वाहिशात पैदा करती है इंसान की नफ्स। ठीक है, फरिश्तों में अल्लाह को इबादत की ज़रूरत इंसानों के नहीं है। समझ में नहीं आई बात। अल्लाह को इंसान के इबादत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फरिश्ते ही इतने हैं तादाद है कि वो, उनका काम ही यही है इबादत में रहना। ठीक है, अल्लाह ने इंसान बनाया शैतान के उसमें आके, कि अल्लाह ने इंसान बना दिया, शैतान ने बोला कि जी मैं सजदा नहीं करूँगा, अल्लाह ने बोला कि तू नहीं करेगा तो मेरे पास ये मैंने इंसान बनाया, ये मुझे सजदा करते रहेंगे, और तू शैतान मरदूद है, तू चला जाओ। उसने बोला जब तक दुनिया है तब तक मैं आपके बंदों को, इंसानों को बरगलाता रहूँगा। ठीक है, अल्लाह ने बोला ठीक है, अल्लाह ने उसके साथ इंसान में एक नफ्स डाल दी। फरिश्ताओं ने पूछा कि नफ्स क्या चीज़ है, तो अल्लाह ने कहा कि ये वो नफ्स वो चीज़ है कि आप फरिश्तों को भी, तुम लोगों को भी बरगला सकती है। तो उसमें से 2 फरिश्ते थे, हारूत और मारूत ना। उन्होंने कहा कि आप
हमें नफ्स अता करे और हम फिर भी आपकी इबादत करेंगे। तो आज तक वो फरिश्ते वो इंसानों की शक्ल में ज़मीन पर आए, अल्लाह ने उनको उतारा, उन्होंने गुनाह किया, उन्होंने शराब भी पिया, उन्होंने जना भी किया, उन्होंने कत्ल भी किया, और अल्लाह ने उनको सज़ा के तौर पे उल्टा जंजीरों में बांध के अभी भी इसी दुनिया में वो उल्टे बंधे हुए हैं जब तक क़यामत नहीं आती, और ये सज़ा है उनकी हारूत मारूत की। अब मैं सुनाता हूँ नफ्स। हमें ना हम तो बहुत शरीफ है, ठीक है। और दिन में इंजेक्शन लगवाने गया, नफ्स नहीं मिल रही थी यार इधर। अबे वो नस होती है, नब्ज होती है। अच्छा, नफ्स और ये नफ्स में नफ्स फर्क अलग है। चीज है, वो नफ्स तेरे अलग है। वो तेरे में है नहीं, तो बुजुर्ग हाँ, आदमी तेरे में नहीं तेरे है। में अच्छा, नहीं है। अच्छा। तो इंसान को ना अलग अलग चीज़ों की हवस होती है। किसी को पैसों की हवस होती है, किसी को माल जमा करने की, गाड़ियों की हवस होती है, एक होती है जिस्मानी हवस। मैं थोड़ा पीछे चला गया, मुझे हंसी आ रही थी। अच्छा, फिर एक होती है जिस्मानी हवस, और एक होती है उसके साथ जुड़ी हुई मजबूरी। ओके। ठीक है। कुछ लोग ये काम शौक में करते हैं, कुछ लोग मजबूरी के तहत करते हैं। यहाँ पे जो बात चल रही है वो चल रही है प्रोस्टिट्यूशन की। कुछ बड़े शौक, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनमें तो वो होता है ना खुला खाता, खर्चा पानी नहीं होता उसमें। लेकिन जो मजबूर होती हैं बेचारियाँ, उनको इन कारोबार में लाया जाता है, कोई झांसे दे के कुछ करके ना। आशी, ये वाकया सुनना बड़ा दिल दहलाने वाला लाहौर का वाकया सुना रहा हूँ तुम्हें। एक बंदा था, नाम नहीं लूंगा, मर चुका है। वो क्या करता था, शादियां करता था, और फिर वो बेसिकली मूवी का एक डायरेक्टर है, फिल्म का डायरेक्टर है। इतना नाम वाला नहीं है, लेकिन वो मूवीज में लोगों को कास्ट करवाता था। उसको जानते थे लोग डॉक्टर के नाम से, जबकि वो डॉक्टर नहीं था। ठीक है, मैं जावेद हूँ भाई, मुझे क्यों देख रहे हो बार बार? ये लाहौर का वाकया बता रहा हूँ। हुआ ये कि जी वो शादियां करता था, शादियां करने के बाद वो दुबई, अबू धाबी, इधर उन लड़कियों को बेच देता था। अच्छा। हाँ। और फिर वहाँ पे वो दूसरे कामों में लग जाती थी। वो होती थी उनकी मजबूरी, मीडिया में आना चाहती थी और इस तरह से वो ब्लैकमेल होती थी। उस बंदे का 2 हफ्ते पहले अगवा हुआ। ठीक है, अगवा होने के बाद 2 हफ्ते नहीं बल्कि 2 महीना 1.5 पहले अगवा हुआ। उसके बाद रेंसम के लिए कॉल आई उसके घर वालों को मतलब जो उनके करीबी थे, भाई। फिर उन्होंने रेंसम के लिए भी मना कर दिया, बोला नहीं, हमें पैसे वैसे नहीं चाहिए, हमने जिस काम के लिए उठाया है वो हमने कर दिया है, आप जाके इस बंदे को वहाँ से उठा लो। जब वहाँ गए तो उस बंदे के इतने टुकड़े हुए थे। अरे, किसी गैरतमंद भाई ने या किसी ने मार दिया होगा उसको टुकड़े करके। ये अभी रिसेंट पंजाब का लाहौर का वाकया बता रहा हूँ। ये वाकया इसलिए बताया कि जो मजबूरी होती है ना, जो प्रोस्टिट्यूशन में लाते हैं, वो किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ ऐसे ही नहीं आ जाती, हालात क्रिएट करते हैं उनको। चलते फिरते ऐसे ही मुझसे मेरा एक दोस्त बैठा हुआ, जैसे तुम लोग बैठे हो, क्या लगा यार काशिफ भाई, वो मैंने जो है ना, मुझसे एक बड़ा गुनाह हुआ है और उसका अजाला मैं अभी तक कर रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या हुआ बता, अल्लाह तो गफूर रहीम है, माफ़ कर देता है। बोला नहीं, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह ये हुआ है कि मैंने नफ्स पर काबू नहीं रखा और मैं एक बंदी ले आया, ठीक है, और बदकारी के हिसाब से बंदी राज़ी नहीं हो रही थी, जबकि मैंने उसके वो जो होते हैं, जो लाते हैं, जो बीच के मैनेजर्स होते हैं, मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, तो वो मैनेजर ने बोला था कि नई बंदी है, ले जाओ और इतने पैसे लगेंगे। तो मैं उसको ले आया, पैसे भी मैंने उस मैनेजर को एडवांस दे दिए।
बोला उस बंदी ने मेरे तरले किए, मिन्नतें की कि मुझे आज तक टच नहीं किया किसी ने, तुम मेहरबानी करके मेरे साथ ये काम नहीं करो। मुझे ये मेरा मामू जो मैनेजर था मुझे मेरा मामू ले आया है नौकरी के लिए और यहाँ पर आके मुझसे ये काम करवाना चाह रहा है और मुझे धमकी दी है अगर नहीं करोगी तो तुम्हारे पीछे माँ बीमार पड़ी हुई है, तुम्हारा बाप है, मार देंगे उसको। अच्छा। तो मैं मजबूरी में फिर तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे भेजा है। तो इसने बोला भाई मैंने तो पैसे भरे, मैंने जिस काम के लिए बोला मैं तो वो करूँगा। बहरहाल इसने उसके साथ वो गलत काम कर लिया। वो लड़की रोती पीटती रही, इसने उसको कोई भी नशे में था, कोई एहसास नहीं हुआ लड़की चली गई। ठीक है, वो मैनेजर आया और टाइम पे और उसको लेके वापस चला गया। अब कहने लगा काशिफ मैं, वो तो चली गई, मेरे नशे उतरे। अब सुबह में जब उठा नहा वहा के मैं नाश्ते की टेबल पर बैठा तो मुझे वो बंदी मेरे सामने टेबल पर बैठी नजर आई। बोला मैं बोलूँ कि मैं नशे में हूँ, और मुझे नशा तो था नहीं, नशा तो ख़त्म हो चुका था। अब वो बैठी मुझे सामने नज़र आई, मैंने अपनी आंखें मसली, मुंह धोया, उठा वहाँ से दूसरी जगह जाके बैठा, नाश्ता वाश्ता किया। अब मैं जहाँ जाऊँ मुझे उस लड़की की आहट सुनाई दे अच्छा। उस घर में चलने। बोला मैंने कहा यार मुझसे कुछ हो गया गलत काम ना, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ये वो। बहरहाल बोला मैंने उस बात को रफा दफा कर लिया। दूसरे दिन मैं ड्यूटी पर चला गया। अब जब ड्यूटी से वापस आ रहा था तो मुझे एक जगह पे वो हाथ दिया किसी ने, मैंने अब नकाब में थी लड़की, हाथ दिया तो मैं वैसे ही इस तरह का, तुम्हें पता है शौकीन हूँ, मैंने गाड़ी रोक दी। वो लड़की आके बैठी और उसने नकाब हटाया तो ये वही लड़की जिसके साथ मैंने उस दिन ये काम किया था। तो मैंने उसको बोला भाई तू उस दिन तो बड़ी पारसा बन रही थी, रो रही थी, मर रही थी, आज तूने गाड़ी को खुद हाथ दिया है और जो है वो कह रही हो कि मुझे लेके चलो। तो कहने लगी हाँ तो लेके चलो, जब बोल रही हो तो लेके चलो। कहने लगा अच्छा ठीक है। बोला मैं उसको गाड़ी में लेके बातें करके कहाँ की हो उस दिन स्टोरी तुमने सुनाई, सच्ची थी झूठी थी जो भी है। बोला मैं अपने फ्लैट के पास पहुंचा मैंने दरवाज़ा खोल के मैंने उतरा, वो भी उतरने लगी थी। जब वो मैं उतर के उधर से आया तो कोई नहीं, अरे लड़की थी नहीं। बोला अब मेरी फट गई कि सीन कुछ और है मेरे साथ। बोला मैं भागा कमरे में अपने घर फ्लैट पे, नहाया, वज़ू किया, मैंने नमाज वमाज पढ़ी, तिलावत की, अल्लाह से दुआ मांगी कि मेरी जान छुड़वाओ, ये पता नहीं कौन चीज़ है। तो पीछे से मुझे उसी लड़की के चलने की आवाज़ आई और उसने आके मेरे कंधे पे हाथ रखे और उसके नाखून इतने बड़े थे कि वो मेरे यहाँ पर यूँ धंस गए। उसने शर्ट उठाई तो उसमें बाकायदा निशान दे। बोला ये देख मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये निशान दे। अच्छा क्या लगा। फिर हुआ ये कि अब मुझे बेचैनी होने लगी। मैंने मौलवी साहब को फ़ोन किया कि मौलवी साहब यार मेरे साथ ये मसला हो रहा है। मौलवी साहब ने बोला तुम्हारे साथ कोई वहम है और ऐसा कुछ भी नहीं है, छोड़ दो, अगर फिर दोबारा कोई ऐसा मामला हो तो मेरे पास आना। बोला फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं खुद ही अपना हिसार बांध लेता हूँ और ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। वो मैंने करना शुरू किया। उसे हुआ ये कि वो औरत मुझे नज़र आती थी फ्लैट में चलते हुए। मेरे दरवाजे खिड़कियाँ बजती थी, नुकसान कर रही थी, चीज़ें तोड़ रही थी। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इसके मैनेजर को फ़ोन करूं कि भाई कौन सी मुसीबत मेरे गले डाल दी तूने। बोला मैंने मैनेजर को फ़ोन किया कि भाई ये तूने कौन सा काला मुंह किया है, बता मुझे, मेरे साथ तो ये अजाब हो गया है। कहने लगा यार मसला ये है, वो लड़की जब तुम्हारे पास से आई, मैं लेकर आया, उसने आते ही घर पे खुदकुशी कर ली अरे और वो उसी रात मर गई। बोला यार अब मेरा क्या होगा। मैंने बोला क्यों क्या हुआ। बोला उसने मुझे बड़ी मिन्नतें की, मेरे साथ ये काम नहीं करो, मुझे किसी ने टच नहीं किया और तुमने जो है वो ये काम मेरे साथ किया है। तो कहने लगा भाई अब मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं खुद मुसीबत में हूँ, मेरी 4-5 दिन से ऐसी हालत है कि मैं बिस्तर से उठ नहीं सकता, मेरा धंधा चौपट हो गया। बोला अच्छा। बोला तुम किसी को दिखाओ, किसी आमिल वामिल को। बोला मैंने मौलवी साहब से बात की। बोला अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने,
मेरा तो काम उतर गया है। बहरहाल उसने फिर एक आमिल से मशवरा किया। आमिल ने बोला मैं तुम्हें तावीज़ बना के देता हूँ, वो तावीज़ तुम पहन के रखना, नहीं आएगी। आमिल ने उसको तावीज़ दिया, इसने तावीज़ बांध दिया। अब ये रात को सोए, रोज़ रात को, और इससे बुरे सपने आए, डरावने। और ये घर से भागे फ्लैट से। कहते काशिम मैं घर से जब भागता था तो मुझे होश नहीं होता था मैंने कपड़े पहने हुए भी हैं या नहीं पहने। मेरी 2-3 दिन ऐसी हालत थी और तावीज़ उतर जाता था मेरा। बोला फिर मैंने दोबारा आमिल से बात की। आमिल ने फिर मुझे एक और तावीज़ बना के दिया, पानी दिया, ये पियो, घर पे आके पढ़ाई की। बोला काशिम सब हो गया। फिर अब जब सब हो गया ना, अब मैं तेरे पास आया हूँ कि मुझे बता कि कुछ हो सकता है इस मामले में। मैंने कहा मैं तुझे क्या बताऊँ, अब तूने हरकत ऐसी की है तो सीधा सीधा एक काम कर, उसके गांव जा, ठीक है, उसके माँ बाप से माफ़ी मांग, जितना तू उनकी मदद कर सकता है तो उनकी मदद कर। हो सकता है उनके घर का एक ही सहारा हो और कोई ना हो, और हो सकता है कि तुम्हें वहाँ से सुकून मिल जाए। जब कहीं से नहीं मिला तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर करते हैं ज़िंदगी में। उसने ऐसे ही किया, चला गया। दूसरे दिन उसके एड्रेस लेके मामू से उसके गाँव उसके माँ बाप बहुत ही गरीब झुग्गी वाले, और इस तरह से जाके उनको सारी बात बताई A to Z। उसकी माँ ने मामू को गालियाँ देना शुरू की और बोला अब कुछ नहीं हो सकता। पैसे वैसे दिए पैसे वैसे देने के बाद कहने लगा कि अब मुझे माफ़ कर दे, मुझसे ये गलती हुई है, और आपकी बेटी को भी बोले कि मुझे माफ़ कर दे। बहरहाल वो माँ बाप थे, जाने वाली चीज़ चली गई, इसका कसूर तो था नहीं। ये वापस आ गया। वापस आया तो उस रात इसको बड़ी सुकून की नींद आई, बहुत सुकून की नींद आई। सो गया कि कोई मसला नहीं हुआ। दूसरे दिन इसने देखा कि इसके कमरे में पंखे पे वही लड़की लटकी हुई है। ये डर के उठता है और माफिया तलाफियाँ उसके पाँव में जाके चिपक जाता है, उसके पैरों में ना, कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफिया मांगता है। कहता है काशी भाई वो लड़की उसी वक्त गायब हुई और उसके बाद नहीं। लड़की मतलब खुद पैर लेकर आई थी कि मुझसे पैर पड़वा कर और माफी वाफी मांग लेगा तो फिर किस्सा माफ हो जाएगा। कहानी में फंसा नहीं यार, इसलिए कहता हूँ जाओ भाई, सुधर जाओ यार। मैं सुधरा हूँ यार, सुधरे में। आज के बाद तुम लोगों का गाली देने का दिल नहीं करेगा। गाली देता कौन है? ये वही बात कर रहा है सिद्धिकार कौन नहीं? कह रहा है कि एक बुढ़ा बैठा होता है, उसको कहता है कि एक बंदा आकर चाचा मैंने सुना है कि सिंधी गालियां देते हैं। कह रहा है यो केड़े के सिंधी गाली देते हैं। अच्छा तो ऐसे है कि भाई स्टोरी सुना कि भाई सीरियस तो हो नहीं सकता, स्टोरी सुना यार। भाई स्टोरी है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत गालियाँ देते हैं, सब देते हैं, और ना चाहते हुए भी हमारे मुंह से भी निकलती हैं, तुम लोगों के मुंह से भी निकलती हैं। अब जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ ना, वहाँ पर जो डिपार्टमेंट में संभाल रहा हूँ, डॉक्टर तो हूँ, साथ में मैं एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल रहा हूँ, और मेरे अंडर सारे माली, सारी हाउस कीपिंग, हॉस्टल्स, कैंटीन, ये सारी चीज़ें आ रही है। और लोग इतने टूट हैं कि जब तक गाली से काम ना लो ना वो काम नहीं करते। लेकिन मैंने इस किस्से को सुनने के बाद, जिसने मुझे बताया, मैंने तो ये पूरा वो कर लिया ना, पुख्ता इरादा, गाली नहीं देनी। एक बंदा था हमारे पास ही, वो बात बात पे गाली निकालता था। यार मैं सॉरी टू से मैं बहुत गालियां देता हूँ। हाँ मैं वही कहने वाला था, लोड़ू गाली है ये, लोड़ू कहता है हमें यार। आज सारी स्टोरी ऐसे टूट में जाएगी। अच्छा खैर ऐसे है कि मैं बहुत गालियां देता हूँ, लेकिन मतलब मैंने अपने कानून बनाया हुआ है मोहब्बत वाली गालियाँ कि जब मैं मतलब हम खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं तो वो गालियां देता हूँ मैं। लेकिन जब हम सीरियस झगड़ा कोई होता है तो फिर मैं गालियां नहीं देता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ वो अंग्रेजी में आ जाता हूँ। तो आई उसमें है ये माँ है की। कि हाँ अच्छा स्टोरी में चलते हैं। हाँ स्टोरी थोड़ी शॉर्ट करेंगे। हाँ जाओ भाई को घर उतारना। हाँ ठीक है।
हाँ तो भाई हुआ ये कि उसने बोला कि उसकी आदत थी, वो बहुत गालियाँ निकालता, बात बात पे गालियाँ निकालता था। एक दिन मेरे पास आया, मैंने कहा वो बात सुन यार, तू छोटी छोटी बातों पे गालियाँ निकालता है, कभी ये गाली तेरे गले बढ़ेगी, मैं तुझे पहले बता रहा हूँ। अब बोले तेरी ऐसी 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 ऐसी, मैंने कहा अच्छा ठीक है सही है। एक बार वो मैं अक्सर वीडियो बनाता हूँ ना, जो बहुत सारे पेड़ बने हुए हैं उस तरफ, वो मैंने एक छोटा सा हुजरा बनाया उस तरफ ना, तो वो वहाँ से जा रहा था किसी को, उसने देखा कोई बंदा उधर बैठा हुआ है और कोई काम वाम नहीं कर रहा है, उसने उसको दी गाली, तेरी ये तेरी वो, तू बहन काम करने आता है, ये करने आता है, वो करने आता है, फिर मुँह से निकल, उसकी बता रहा हूँ। तो उसको लगी आग, उसने बोला देख गाली नहीं दे, तू मुझे जानता नहीं है लेकिन तू मुझे गाली दे रहा है, ये बात सही नहीं है। उसने जब ऐसे बोला, उसने 4 गालियां और टिका दी, बोला ले ये भी ले ये भी ले ये भी ले, अब जो तुझे जो उखाड़ना है तू उखाड़। मतलब वो बुली करना शुरू हो हाँ, अब तुझे जो करना है तू कर, मैं तुझे देखता हूँ कि तू प्लांट पे अंदर आता है, तू आता कैसे ड्यूटी पे। उसने बोला जब तू मुझे जानता ही नहीं है, तू मुझे रोक ही नहीं सकता, ऐसा ना हो कि तू कल से ना आए, बस उसने ये बोला। जब उसने ये बोला इसको तेज आ गया ना, उसने बोला तेरी तो मैं अभी रुक, मैं देख करता क्यों। ये वहाँ से चला गया, वो बंदा बैठा रहा। दूसरे दिन ये ड्यूटी पे आया ही नहीं। भाई क्या हुआ, फ़ोन आया, सर वो तबीयत सही नहीं है, मैं आज नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है सही है। दूसरा दिन हुआ, वे भाई क्या हुआ, आया क्यों नहीं? सर वो मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैंने कहा क्या हो रहा है, ड्यूटी पर तो आओ बताओ। बोला सर उठने की हिम्मत ही नहीं है मुझे। अच्छा ठीक है। बहरहाल 4-5 दिन उसने छुट्टी मारी, उसका रिकॉर्ड अच्छा है, वो छुट्टी वुट्टी नहीं करता, सही है, खाली गालियां देता है। हाँ खाली गालियाँ देता है, छुट्टी वुट्टी नहीं करता वो। बहरहाल 4-5 दिन के बाद आया, मेरे पास आके बैठा। मैंने कहा सुना क्या हुआ था, कौन सी टोपी ड्रामा था ये, तुम छुट्टी वुट्टी? बोला साहब मैं यहाँ से जा रहा था 5-6 दिन पहले ना, तो वो बंदा एक बैठा हुआ था, मैं नहीं जानता उसको कौन है, ऐसे ही बैठा हुआ था। मैंने कहा काम काज जाके करो भाई, तो गालियाँ वाली मैंने उसको निकाली थी और उससे मेरी अच्छी खासी तू में हो गई थी। और उसने मुझे बोला कि तू कल से ड्यूटी पे नहीं आएगा, तो वो उसकी बात सच हो गई। मैंने कहा कैसे? कि लगा वो बंदा, मैं जितनी गालियाँ निकालता था, जिस हिसाब से मैंने उसको गालियाँ निकाली थी, उस हिसाब से मेरे मुंह से कीड़े निकल रहे थे। अबे मैंने कहा क्या बोल रहा है? बोला सर मैं कसम खा के कहता हूँ। बोला मेरे सामने कोई खाना आता था, मैं खाने का निवाला तोड़ता था, उस निवाले में कीड़े। मैं पानी पीता था, पानी के गिलास में कीड़े। मतलब मैं कोई बात कर रहा होता था, मेरे मुंह से कीड़े झड़ रहे होते थे। मैंने डॉक्टर्स को दिखा दिया, वो टेबलेट्स आती हैं कीड़े मारने वाली, वो खा ली, मैंने सब कुछ कर लिया, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था मुझे। तो मैंने कहा फिर दूसरे दिन हुआ ये कि मैंने जाके एक आलिम से, मौलवी से बात की कि ये हो रहा है। तो उसने बोला यार कि तुम्हारे साथ तो कोई बड़ी चीज़ जुड़ गई है ना, तो हम तुम्हारी पढ़ाई करते हैं और उसके बाद तुम सेट हो जाओगे। बोला उसने पढ़ाई शुरू की दूसरे दिन, तीसरे दिन मेरी आवाज़ बंद हो गई बिल्कुल। अब मेरे कीड़े तो निकल रहे हैं, मैं इशारों में बात कर रहा हूँ और यहाँ पर लफ्ज आके मेरे फंस जाते। ऐसा लगता था कोई मेरा गला यहाँ पे चोक करता था। वह मैंने रोना धोना, माफिया तलाफियाँ, मैं आज के बाद गाली नहीं दूंगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। उसके बाद जाके मेरा ये मामला बेहतर हुआ। रात मेरी तबीयत बिल्कुल सही हो गई थी कि मैं आज जैसे आया हूँ ड्यूटी पे, तो मैं आने लगा था, तो जिसको मैंने गालियाँ निकाली थी वो मेरे घर में मौजूद था। उसने मुझसे कहा उसी जगह पे जा, मैं जा बैठा हूँ, वहाँ पे आके तूने पेशाब करना है उस मट्टी के पास, और वो मट्टी उठा के अपने मुंह पे मलनी है, तब तेरी जान छूटेगी, वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं। बोला साहब अब मैं ये करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा बता दूँ आपको कि मेरे साथ ये हुआ है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा बुरा अमल है, मतलब तू जाके पेशाब करेगा और मिट्टी मुंह पे मलेगा, ये तो बहुत बुरा अमल है। कहने लगा साहब करना है। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, पेशाब कर दूंगा मैं भी। हाँ मैं भी उसी जगह पे कर दूंगा जहाँ पे तूने किया है। बहरहाल
वो वहाँ पे गया तो वो बंदा मौजूद था। मेरे हुजरे के पास आके ना बैठा हुआ था। मुझे क्या लगा साहब वो सामने बैठा हुआ है। मैं सीधा उसके पास गया तो मैंने कहा हाँ भाई क्या मसला है। कहने लगा इसने ये किया वो। मैंने कहा उसने माफ़ी मांग ली यार, सब गालियाँ देते तुम। बोला नहीं सब तुम लोग आपस में देते हो। इसने मैंने कहा उसे क्या पता कि तू क्या चीज़ है भाई, अब छोड़ माफ़ कर दे उसको, जान छुड़ाओ, जो हुआ उसको हुआ। बोला नहीं ये तो ये करेगा। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि अगर इसने ये मट्टी में पेशाब करके अपने मुंह पे मारी तो फिर ये बात याद रखना कि तेरी भी खैर नहीं होगी। तो उसके बाद कहा कि तू मुझे धमका रहा है। मैंने कहा धमका नहीं रहा, मैं आम इंसानों में क्या धमकाऊंगा, मेरी क्या औकात है। लेकिन उसके बाद तुझे सज़ा ज़रूर मिलेगी। पता नहीं क्या हुआ, उसने अजीब सी उसकी एक ना कैफियत हो गई कि उसके जिस्म से वो मट्टी, वो अपना कपास का रुआं नहीं होता, इस तरह से रुआं निकलने लगा उस चीज़ से। वो भागता हुआ आया, वो बंदे को बोला नहीं करना नहीं करना नहीं करना, मैंने माफ़ किया मैंने माफ़ किया, ये कह के और वो गायब हो गया। उसके बाद वो बंदा अभी तक गाली नहीं दे रहा। अच्छा, जिन्हों का किंग कौन, भीकू मात्रे। भेकू मात्रे, गालियाँ किंग कौन, भेकू अबे मात्रे। मैं कहाँ देता हूँ। ये वही वाली बात हो गई हाँ। कि लड़की को बोलता है आपका नाम क्या है, बोला पहन के बताऊं कि हाथ में वो, बोला बता दे, बोला पायल। बोला आपका नाम क्या है, बोला मुंह में दूं हाथ में, ओ बोला बदतमीज, बोला प्रताप नाम है मेरा। इसकी वही कहानी है। ये नहीं सुधरेगा। सारे जो बात सुन सुबह तक कीड़े निकलने चाहिए। अरे ना अल्लाह, अगर नहीं निकले आज तेरी मेरी शर्त। ओए, रुक 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 रुक, अरे मैं गरीब आदमी, ओए, नहीं नहीं यार, बात तो कर देते ना। नहीं नहीं ये नहीं कर यार। आज तेरी मेरी शर्त है। हाँ, नहीं, ज्यादा- ये नहीं कर यार। Zig, zig,